जय हिंद दोस्तों। तो 3D एनिमेशन की क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि टी पैनल क्या होता है, साथ ही साथ हमने एन पैनल के बारे में सीखा था। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, जैसे अलग अलग मोड के बारे में हमने सीखा था कि ये सॉलिड मोड क्या है और एक्सरे मोड क्या है, वायरफ्रेम मोड क्या है। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा था कि ये होता है शेडिंग मोड और ये होता है रेंडर मोड। इनके बारे में हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि ये जो सेंटर में आपको 3D कर्सर दिख रहा है, इसका यूज़ क्या है और इसे हम लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग ये सीखेंगे कि ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होते हैं और पर्सपेक्टिव व्यू क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है, ये 3D कर्सर, इसका काम क्या होता है और इसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाते हैं। सबसे पहले तो मैं इन तीनों चीज़ों को सिलेक्ट करता हूँ ए से। जैसे ही मैं ए प्रेस करूँगा तो ये सभी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी और एक्स प्रेस करके हम लोग इसे डिलीट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सेंटर में, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ये सेंटर में 3D कर्सर आपको दिख रहा है। अगर आप ऐड में जाएंगे, मेश में जाएंगे और यहाँ से क्यूब ऐड करेंगे तो देखिए हमारा जो क्यूब है वो यहीं पे ऐड हो रहा है। लेकिन इस क्यूब को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मान लीजिए मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लेके जाने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे जाइए और इसको क्लिक कर दीजिए। ये अब हम लोग 3D कर्सर मोड पे आ गए हैं, यानी कि अब जहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा वहीं पे हमारा 3D कर्सर चला जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे जाके लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा तो ये देखिए हमारा 3D कर्सर यहाँ पे जा चुका है। अगर यहाँ पे लेके जाना है 3D कर्सर को तो यहाँ पे माउस लेके जाइए और लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए तो ये हमारा 3D कर्सर यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा तो वो यहीं पे ऐड होगी जहाँ पे 3D कर्सर होगा। ऐड पे गया, हम मेश पे गए और इस बार हम लोग मंकी ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए मंकी वहीं पे ऐड हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग इस 3D कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हैं। अब अभी हम लोग चूँकि 3D कर्सर मोड पे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि 3D कर्सर मोड से हम हट जाएं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये अब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में आ गए हैं। इस मंकी को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो हमने एक्स प्रेस किया और इसको डिलीट कर दिया। एक दूसरा तरीका भी होता है इस 3D कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह लाने का। जैसे अगर आप यहाँ पे 3D कर्सर को ले जाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और फिर माउस का राइट क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3D कर्सर लाना है तो शिफ्ट के साथ माउस में राइट क्लिक कर देना है, ये हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया। अगर आप सेंटर पे ले जाना चाह रहे हैं कि बीचों बीच सेंटर पे जहाँ पे पहले था वहीं पे आ जाए, तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है शिफ्ट के साथ सी। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो ये जो 3D कर्सर है वो सेंटर पे चला जाएगा। तो दो तरीके हमने बताए 3D कर्सर को मूव कराने के। एक तो यहाँ से आप इसको चालू करके कहीं पे भी आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये जो 3D कर्सर है ये चला जाएगा, या फिर दूसरा तरीका हमने जो आपको बताया है यही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे कि शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर माउस का राइट क्लिक कर देंगे तो 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, और अगर शिफ्ट सी प्रेस कर देंगे तो वो सेंटर पे चला जाएगा। और अभी हमने एक ही फ़ायदा देखा है इसका 3D कर्सर का, और वो कौन सा फ़ायदा हमने देखा है, हमने ये देखा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो वो हमेशा 3D कर्सर पे ही ऐड होता है। हालांकि इसके बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ एक यूज़ देखने वाले हैं, क्योंकि बाकी के जो यूजेस हैं उसको हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। अगर अभी मैं आपको समझाने लगूँगा तो आपकी समझ में भी उतना ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो जब हम लोग को ज़रूरत होगी तो यार देख लेंगे हम लोग। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग फिर से मंकी को ऐड कर लेते हैं। मेश पे गए और यहाँ से मैं मंकी को ऐड कर लेता हूँ। ये अब समझते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है और पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है।
पर्सपेक्टिव व्यू का मतलब होता है कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को 3D में देखना चाहते हैं। 3D मतलब उसमें तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए और चौड़ाई होनी चाहिए। अगर तीनों चीज़ें हैं तो वो कहला जाता है 3D। जैसे हम लोग जब अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, घर देखते हैं, कुछ भी चीज़ देख रहे हैं, अगर हम जो पंखा, कूलर, AC या फिर हम लोग कोई भी बॉक्स देखें, तो ये सब कुछ 3D कहलाता है। या फिर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, ये सब 3D में आते हैं, 3 डायमेंशनल, यानी कि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू। जबकि ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है, तो ऑर्थोग्राफिक का मतलब होता है 2D व्यू। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल में देखें तो वो कहला जाता है 2D। अभी देखिए ये जो हमारा मंकी है ये 3D में है, यानी कि मैं इसकी लंबाई देख पा रहा हूँ, चौड़ाई, ऊंचाई, सारी चीज़ें देख पा रहा हूँ। तो ये है पर्सपेक्टिव व्यू में। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि हम लोग अभी कहाँ हैं, पर्सपेक्टिव व्यू पे हैं। लेकिन अगर मैं इस मंकी को सामने से देखने लगूँ तो वो कहला जाएगा ऑर्थोग्राफिक व्यू, क्योंकि फ्रंट से जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग गहराई नहीं बता सकते। चलिए थोड़ा सा ये समझते हैं अब हम लोग कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखना है तो कैसे देखेंगे, राइट से देखना है तो कैसे देखेंगे, और टॉप से देखना है तो कैसे देखेंगे। जैसे अभी मैं साइड से देख रहा हूँ मंकी को, अगर मैं सामने से देखना चाह रहा हूँ फ्रंट से, तो मैं नमपैड 1 प्रेस करूँगा। जैसे ही आपके नमपैड में जो 1 है उसको आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा जो क्यूब है वो सामने से दिखाई देने लगा है। अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो आप राइट साइड से देख पाएंगे। जैसे हमारे लिए राइट ये कहलाया और लेफ़्ट हमारे लिए ये कहलाया। तो अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो मैं राइट से देख पाऊँगा, इधर से मंकी को देख पाऊँगा। ये मैं इधर से मंकी को देख पा रहा हूँ। अगर मैं 7 प्रेस करता हूँ तो मैं ऊपर से मंकी को देख पाऊँगा, यहाँ से ये मैं अभी ऊपर से मंकी को देख पा रहा हूँ। तो ये जो व्यू होते हैं इनको बोला जाता है ऑर्थोग्राफिक। मतलब यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई देख पा रहा हूँ, यहाँ पे हमें गहराई नहीं पता चल पा रही है इस मंकी की कि गहराई कितनी है, इसीलिए इसको बोलेंगे ऑर्थोग्राफिक व्यू। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और किस ऑर्थोग्राफिक में हम लोग, तो टॉप ऑर्थोग्राफिक में है, मतलब ऊपर से हम लोग देख पा रहे हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर फ्रंट से देखना है तो 1 प्रेस करेंगे, अगर हमें राइट से देखना है तो हम लोग 3 प्रेस करेंगे, और अगर हमें टॉप से देखना है तो हम लोग 1 प्रेस करेंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा फ्रंट से ही देखना चाहें। हो सकता है कि आप बैक साइड से देखना चाह रहे हो, मंकी को पीछे साइड से देखना चाह रहे हो। तो इसका शॉर्टकट की होता है कि आपको कंट्रोल के साथ दबाना पड़ेगा। जैसे एक से हम लोग फ्रंट देख पाते हैं, सामने से देख पाते हैं, तो अगर मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा तो मैं इस बार बैक से देख पाऊँगा, यानी पीछे साइड से देख पाऊँगा। जब हम लोग 3 प्रेस करते हैं तो हम लोग राइट साइड से देखते हैं, और अगर मैं कंट्रोल 3 प्रेस करूँगा तो मैं लेफ़्ट साइड से देख पाऊँगा। अगर मैं 7 प्रेस करता हूँ तो टॉप साइड से देख पाता हूँ। अगर मैं कंट्रोल 7 प्रेस करूँगा तो मैं बॉटम से देख पाऊँगा, यानी कि नीचे साइड से देख पाऊँगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मंकी को अलग अलग डायरेक्शन से देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इस 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमने शॉर्टकट बताया था आपको कि माउस व्हील में जो बटन है माउस व्हील की, उसको आपको प्रेस करना है, माउस व्हील वाली बटन प्रेस करनी है, और माउस को इधर उधर लेके आइए। तो ये देखिए हम लोग 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर पा रहे हैं। चलिए इतना कर देते हैं। अब अगर आप 5 प्रेस करेंगे नमपैड में तो आप पर्सपेक्टिव व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे, यानी कि 3D से 2D में चले जाएंगे। अभी हम लोग 3D में हैं, यानी कि पर्सपेक्टिव व्यू में है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप 5 प्रेस करेंगे तो आप चले जाएंगे ऑर्थोग्राफिक में, मतलब यहाँ पे आपको 2 डायमेंशनल दिखेगा, लंबाई और चौड़ाई दिखेगी। और आप फ़र्क भी देख सकते हैं। जैसे ही मैं 5 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए, ये मैं पर्सपेक्टिव व्यू में आ गया हूँ, ये 3D कहलाएगा।
और मैं फिर से 5 प्रेस कर देता हूँ तो ये कहलाएगा अपने लिए 2D। ये मैं 5 प्रेस करके फिर से आ जाता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू में। और इस तरीके से हम लोग आवश्यकता अनुसार माउस व्हील वाली बटन को प्रेस करके इस 3D व्यू पोर्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया। अभी हमने सीखा हुआ है कि 3D कर्सर कैसे यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है। साथ ही साथ हमने पर्सपेक्टिव व्यू और आर्थी व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू के बारे में भी सीखा है। अब चलिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम कैसे चेंज करना है। थोड़ा सा हम लोग आउटलाइनर पैनल के बारे में भी देख लेते हैं पहले, फिर नाप के बारे में देखेंगे। तो देखिए, जब हम लोग ब्लेंडर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारी विंडो खुली मिलती हैं। जैसे एक विंडो ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। इस विंडो को बोलते हैं हम लोग आउटलाइनर पैनल। थोड़ा सा हम लोग करते क्या हैं, फाइल में चले जाते हैं और न्यू पे जाके जनरल पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मैं डोंट से पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये जब आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे आउटलाइनर पैनल की। ये होता है आउटलाइनर पैनल। इसके बारे में हम लोग अब सीख लेते हैं। अगर आपको नाम देखना हो किसी भी विंडो का तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये जो नोटेशन है वो कहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पे बना हुआ है। यानी कि ये क्या कहला जाएगा, ये है अपना आउटलाइनर पैनल। इसी तरीके से देखिए, अगर मुझे इसका पता करना है तो ये वाला निशान देखिए, इसको मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए, ये है 3D व्यू पोर्ट। तो इस तरीके से हम लोग नाम देख सकते हैं किसी भी पैनल का। तो ये है अपना आउटलाइनर पैनल। अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। जब भी हम लोग इस 3D व्यू पोर्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो वो यहीं पे आती है। आप यहाँ पे देखिए, 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं। ये है लाइट, ये है ये है क्यूब और ये है अपना कैमरा। हम लोग यहाँ से भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे लाइट सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो ये लाइट सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे भी देखिए, ये लाइट हमारा सेलेक्ट दिखा रहा है। हमने आपको बताया था कि अगर कलर आ रहा है, येलो कलर है बाउंड्री पे, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। अभी अगर मुझे कैमरा सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे भी लेफ़्ट क्लिक कर सकता हूँ और अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका नाम क्या है, कैमरा है। इसका नाम क्या है, लाइट है। इसका नाम क्या है, ये क्यूब लिखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ कि इसका नाम बदल दूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस क्यूब की जगह मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड में F2 बटन प्रेस करूँगा। ये अभी सेलेक्ट है ही। जैसे ही मैं F2 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए, मैं यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे इसका नाम रखना है, क्या रख देता हूँ मैं इसका नाम मैं रख देता हूँ टेबल, TABLE। तो ये हमने रख दिया टेबल और इंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखिए, इसका नाम क्या हो गया है, टेबल। अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने लाइट को सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप F2 प्रेस कर देंगे तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। इसका नाम चलिए रख लेते हैं हम लोग सनलाइट। तो SUNLIGHT, ये हमने सनलाइट रख दिया इसका नाम। तो कुछ इस तरीके से हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है नाम चेंज करने का। चलिए कैमरे का नाम चेंज करते हैं। ये यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लिया है और जब आप यहाँ पे माउस का डबल लेफ़्ट क्लिक करेंगे, जल्दी आपको डबल लेफ़्ट क्लिक करना है, ये देखिए। तो अब आप कैमरे को हटा करके कुछ दूसरा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, DSLR लिख देता हूँ, DSLR, ये हमने लिख दिया DSLR। तो इस तरीके से हम लोग नाम को बदल सकते हैं। फिर इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो आई का निशान होता है, इसकी चर्चा हमने एक जगह और की थी। कहाँ पे की थी, हमने पिछली क्लास में ये देखा था। यहाँ पे जैसे ही आप आँख पे क्लिक कर देते हैं तो ये चीज़ें दिखनी बंद हो जाती हैं। जैसे अभी मुझे कैमरा यहाँ पे दिख रहा है,
जैसे ही मैं यहाँ पे आँख पे क्लिक कर दूंगा तो ये आँख बंद हो गई है, मतलब ये कि जितने भर यहाँ पे कैमरे रहेंगे, सॉरी जो यहाँ पे कैमरा था वो हाइड हो गया, डिलीट नहीं हुआ, हाइड हो गया। अगर मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आँख पे क्लिक कर देंगे तो ये भी हमारा हाइड हो जाएगा। फिर से एक बार आँख पे क्लिक कर देंगे तो वो दिखने लगेगा। यहाँ पे भी इसको चालू कर देते हैं तो ये दिखने लगेगा। ये कैमरे का निशान बना हुआ है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, कलेक्शन के बारे में देख लेते हैं। जैसे थोड़ा सा और हम लोग ऐड कर लेते हैं चीज़ों को। ऐड पे गए, हम इस पे गए और यहाँ से मैं मंकी को ऐड कर लेता हूँ। अब मंकी ऑलरेडी सिलेक्ट ही है, मैं जी प्रेस करता हूँ तो मंकी मूव होने लगेगा। मैं एक्स प्रेस कर देता हूँ तो हमारा मंकी एक्स डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। फिर से मैं ऐड पे जाता हूँ, मेस पे जाता हूँ और इस बार हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, सिलेंडर। ये हमने सिलेंडर ऐड कर लिया। अब सिलेंडर हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जी प्रेस करता हूँ और इस बार मैं बाई डायरेक्शन पे ले जाने के लिए बाई प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए हमारे इस 3D व्यू पोर्ट में 5 चीज़ें हो चुकी हैं। 3 चीज़ें पहले से थी, सिलेंडर और ये मंकी, ये दोनों आगे हैं। यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर लिखा हुआ है और यहाँ पे ये सुजैन लिखा हुआ है। बाई डिफ़ॉल्ट जो ब्लेंडर में मंकी होता है उसको हम लोग सुजैन ही बोलते हैं। हालांकि हम लोग इसका नाम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले इस सुजैन को या फिर इस मंकी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2 तरीके होते हैं, या तो आप यहीं से सिलेक्ट कर दीजिए या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। चलिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही आप कीबोर्ड में F2 प्रेस करेंगे तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट करके लिख देता हूँ मंकी, MONKEY। ये मैं मंकी लिख के इंटर कर दिया हमने, तो मंकी हो गया इसका नाम। अब कलेक्शन के बारे में देखते हैं। ये जितनी भर चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें इस कलेक्शन के अंदर हैं। अब हालांकि इस कलेक्शन का नाम ही कलेक्शन है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको कभी ऐसा लगा कि ये जो सिलेंडर है और ये जो मंकी है इसको हमें अलग कलेक्शन में रखना चाहिए, है ना, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो मैं करता क्या हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने मंकी सेलेक्ट करा, फिर शिफ्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक करके इस सिलेंडर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर कीबोर्ड में M प्रेस करना है। जैसे ही आप M प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास कलेक्शन के लिए ऑप्शन खुल गया है। अब मुझे यहाँ पे नया कलेक्शन अपना बनाना है तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और चलिए हम लोग यहाँ पे कोई नया कलेक्शन नाम रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं घर पे काम कर रहा हूँ, है ना, मैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो है अपना हाउस और ये जो चीज़ें हैं वो हाउस में लगने वाली हैं। तो हमने ये हाउस लिख दिया और ये ओके पे क्लिक कर दिया, यानी कि अब ये दोनों चीज़ें हाउस वाले कलेक्शन में चली गई हैं। ये देखिए ये जो हाउस वाला कलेक्शन है उसके अंदर ये चीज़ें चली गई हैं। ये जो होता है वो सेलेक्टिबिलिटी के लिए होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग हाइड भी कर सकते हैं। सेलेक्टिबिलिटी के लिए मैं आगे बताता हूँ, इससे हम लोग हाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो होम में जितनी भर चीज़ें थी वो सारी की सारी हाइड हो गई हैं, यहाँ से दिखना बंद हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो इस कलेक्शन के अंदर जितनी भर चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें हैं, सारी की सारी हाइड हो जाएंगी। ये देखिए तीनों बंद हो गई हैं। तो एक साथ हम लोग किसी भी कलेक्शन को बंद या चालू कर सकते हैं। अब अगर मैं माउस व्हील को यहाँ पे रख के रोटेट करूँ, माउस को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, अब ये माउस व्हील को रोटेट कीजिए, तो इसको मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस ऑप्शन को चालू कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल जैसे आपके उसमें भी आ गया होगा, ये होता है सेलेक्टिबिलिटी वाला। यहाँ पे भी हमने आपको सेलेक्टिबिलिटी के लिए बताया था, वही काम यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे मैं इस मंकी को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, इस सिलेंडर को भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मंकी को मैं सेलेक्ट ना कर पाऊँ। तो अगर मैं मंकी वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो अब ये देखिए मंकी के लिए सेलेक्टिबिलिटी वाला ऑप्शन हमने बंद कर दिया है।
तो अब मैं मंकी को सेलेक्ट नहीं कर सकता। ये देखिए मैं कितना भी कोशिश करूं नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं फिर से यहाँ से चालू कर दूं तो अब मैं मंकी को सिलेक्ट कर सकता। अभी मैं लाइट को सिलेक्ट कर पा रहा हूं, ये देखिए, और कैमरे को भी सिलेक्ट कर पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं दोनों को बंद कर दूं यहाँ से सिलेक्टिबिलिटी के लिए, ये हमने कैमरे के लिए भी बंद कर दिया और ये हमने लाइट के लिए भी बंद कर दिया। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट नहीं कर सकता, बाकी इन सब को सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि इन सब के लिए ये जो सिलेक्टिबिलिटी वाला ऑप्शन है ये चालू है। फ़िलहाल अभी मैं इसको और इसको दोनों को चालू कर देता हूँ तो अब आसानी से इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो लास्ट में ऑप्शन है ये है वही कलेक्शन बनाने का। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए नया कलेक्शन यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे इस कलेक्शन को क्लिक करके अगर मैं F2 प्रेस करता हूँ तो इस कलेक्शन का मैं नाम लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं स्कूल के लिए अब काम करने वाला हूँ, स्कूल के कंपोनेंट्स बनाने हैं हमें, तो यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ मैं क्या, स्कूल, और यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ तो इस कलेक्शन का नाम क्या हो जाएगा, स्कूल। अब अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो वो इसी स्कूल के अंदर ऐड होंगी, है ना, इसी में ऐड होंगी। चलिए देख लेते हैं। जैसे ऐड पे गए, नेक्स्ट पे गए और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ क्या, टोरस ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखिए टोरस आ गया है और वो किस कलेक्शन के अंदर गया है, स्कूल वाले कलेक्शन के अंदर गया है। ना तो हाउस वाले कलेक्शन के अंदर गया है और ना ही कलेक्शन के अंदर गया है, जो कि हमें डिफ़ॉल्ट मिला था, ये स्कूल के अंदर ही गया है। कोई भी चीज़ आप ऐड करें तो वो इसी में ऐड होगा। जैसे मैं कैमरा ऐड कर लेता हूँ, ये हमने कैमरा ऐड कर लिया। हालांकि ये जो कैमरा है वो अंदर साइड है, जी प्रेस करके हम लोग इसे यहाँ वहाँ मूव भी कर सकते हैं। तो ये हमने कैमरा ऐड किया है, वो भी इसी स्कूल के अंदर ऐड हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने कलेक्शन के बारे में सीखा। कलेक्शन हम लोग तब बनाते हैं जब हमें किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना होता है और अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन करनी होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लैपटॉप बना रहे हैं, 3D एनिमेशन के लिए लैपटॉप कैसे काम करता है उस पर आप काम कर रहे हैं। तो लैपटॉप के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को आप लोग अलग अलग कलेक्शन बना के रख सकते हैं। हालांकि हम लोग ये सारी चीज़ें आगे चल के सीखने वाले हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब हम लोग एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है समझना। फ़िलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। अगली क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज़ पैनल होता है ये क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग ये जो वर्क स्पेस हैं इनके बारे में सीखेंगे कि ये वर्क स्पेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।